मैं उस कंपनी से शुरू किया जिसका नाम था केविन केयर, जिसने हिंदुस्तान लीवर को चैलेंज किया था इंडियन मार्केट में पहला सैशे में शैम्पू लॉन्च करके। और ये सक्सेसफुल इसीलिए हुआ कि ₹1 या ₹2 के पाउचेज में वो चिक शैम्पू और नाइल शैम्पू लॉन्च हुए, जो हिंदुस्तान के हर गली कॉर्नर नुक्के पे मिलना शुरू हुए। We have Mr. Love Kumar, fintech entrepreneur, MF Online. और आप देखोगे कि जब ये सिम कार्ड भी हर गली कॉर्नर के नुक्के पे मिलना शुरू हुआ, तो ही आपके यहाँ पे टेलीकॉम रेवोल्यूशन ने पैर पसारा। तो मैंने एफएमसीजी से शुरुआत की, और एफएमसीजी से शुरुआत करते करते मैं पहुँचा, या मैं बोल सकता हूँ ज्वाइन करने की दहलीज पे पहुँचा एक ऐसी कंपनी में जो कि पेस्टिसाइड्स में थी। उनका मॉडल भी एफएमसीजी था। सर, म्यूचुअल फंड ओवर अदर इन्वेस्टमेंट्स, राइट, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेटर है और कैसे अच्छा है और कैसे सेफ है, आप कैसे डिफाइन करेंगे? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है सर। मेरे पास एक ऑफ़र था आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का। मैं उस दिन से आज तक समझिए करीबन 20 साल होने को आए, मैं म्यूचुअल फंड में काम किया। मैं म्यूचुअल फंड की जर्नी को देखा जब इंडिया में म्यूचुअल फंड शुरू हो रहा था। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वी हैव मिस्टर लव कुमार, fintech entrepreneur, MF Online. So Mr. Love Kumar comes from Bihar, and he has done graduation from Magad University. Then he moved to Pune, and from Bharatiya Vidyapeeth he has completed his MBA. Then he started his corporate journey. Love Kumar carries an experience of 20 years in the financial services world, entire Pan India. So Love Kumar, can I have your experience or corporate journey? Thank you so much, Abhinav. Thank you for the introduction. I graduated from Patna, and I did post-graduation from Bharatiya Vidyapeeth Pune into MBA marketing. Okay. Now from there, actually, I was in Pune. जब मैं पुणे में था तो पुणे में बहुत सारा स्टूडेंट ऑडियंस होता है, स्टूडेंट क्राउड होता है। वहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया। पढ़ाई के साथ साथ मैं अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करता रहा, कभी ये काम कभी वो काम वो करता रहा। उससे लर्निंग बहुत सारी आई। और उसके बाद मैंने जॉब शुरू किया, तो मैंने एफएमसीजी से जॉब शुरू किया। अच्छा। सो मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट ही एफएमसीजी कंपनी में हुई थी। आई वुड से एक्सेलेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एफएमसीजी जो प्लेटफॉर्म है ना, बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है, वो सीखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिवोल्यूशन आया आपके टेलीकॉम में, जब आप देखते हो, आपने देखा होगा कि तो हिंदुस्तान में लैंडलाइन से सीधा लोग मोबाइल पे आ गए, या बिना लैंडलाइन के भी लोग मोबाइल पे आ गए। बहुत सारे ऐसे घर थे, ऐसे लोग थे जिनके पास लैंडलाइन भी नहीं था, वो सीधा उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये जो लर्निंग आई थी ना, ये लर्निंग भी आई थी एफएमसीजी से। क्योंकि अगर एफएमसीजी में आपको याद होगा, मैं उस कंपनी से शुरू किया जिसका नाम था केविन केयर, जिसने हिंदुस्तान लीवर को चैलेंज किया था इंडियन मार्केट में पहला सैशे में शैम्पू लॉन्च करके। और ये सक्सेसफुल इसीलिए हुआ कि ₹1 या ₹2 के पाउचेज में वो चिक शैम्पू और नाइल शैम्पू लॉन्च हुए, जो हिंदुस्तान के हर गली कॉर्नर नुक्के पे मिलना शुरू हुए। और आप देखोगे कि जब ये सिम कार्ड भी हर गली कॉर्नर के नुक्के पे मिलना शुरू हुआ, तो ही आपके यहाँ पर टेलीकॉम रेवोल्यूशन ने पैर पसारा। सो मैंने एफएमसीजी से शुरुआत की, और एफएमसीजी से शुरुआत करते करते मैं पहुँचा, या मैं बोल सकता हूँ ज्वाइन करने की दहलीज पे पहुँचा एक ऐसी कंपनी में जो कि पेस्टिसाइड्स में थी। उनका मॉडल भी एफएमसीजी था। लेकिन जब मैंने उनको ज्वाइन किया, मैं हमेशा ये कहानी बताता हूँ, ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, कि मेरे इंडक्शन के दौरान ही, जब मैं पहली बार इंडक्शन के लिए गया, तो एक बड़े से 5 स्टार होटल में लेके गए। वहाँ उन्होंने दिखाया कि पेस्ट कंट्रोल करते कैसे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, 5 स्टार होटल में रहना है और पेस्ट कंट्रोल देखना है, वेरी नाइस। सेकेंड डे वो मुझे लेके गए एक हाउस होल्ड में जहाँ पे टर्माइट ट्रीटमेंट करवाते थे। मुझे लगा हाँ ये भी ठीक है, लोग को टर्माइट ट्रीटमेंट करवाना है, आराम से काम पूरा हो जाएगा, मुझे टारगेट्स की चिंता नहीं करनी है। तीसरे दिन मुझे लेके गए हाउस होल्ड में जहाँ पे बेड बग रिमूव कर रहे थे, खटमल मार रहे थे। जब उसने खटमल का दवा छिड़का, तो मेरे ख्याल से खटमल की दवा का बेड बग पे कितना असर हुआ मुझे पता नहीं, बट मेरे दिमाग पे बहुत ज़बरदस्त असर हुआ। मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं बोला यार, मैं इतनी दूर आया हूँ खटमल मारने के लिए। मैं पटना का रहने वाला इंसान, मैं बॉम्बे आके खटमल मार रहा हूँ। करेक्ट सर। तो मेरे ने पूरा दिमाग में वो केमिकल रिएक्शन हुआ, बोलते ना केमिकल लोचा हो गया मेरे दिमाग में। तो मैं बोला यार नहीं ये तो नहीं चलेगा। फिर मेरे पास एक ऑफ़र था आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का।
मैं उस दिन से आज तक समझिए करीबन 20 साल होने को आए, मैं म्यूचुअल फंड में काम किया। मैं म्यूचुअल फंड की जर्नी को देखा जब इंडिया में म्यूचुअल फंड शुरू हो रहा था, राइट फ्रॉम बाबू कंपनी टू अ MNC टू अ PSU, सेमी PSU टाइप ऑफ कंपनी। ये तीनों तरह की कंपनी के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैंने काम किया। मैंने बहुत सारे फिनटेक प्लेयर्स को बनते हुए देखा, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा, और इस तरीके से म्यूचुअल फंड में मल्टीपल प्लेयर्स के साथ काम किया। ऑब्वियसली मैं मैन्युफैक्चरर था। म्यूचुअल फंड में AMC को मैन्युफैक्चरर बोलते हैं और बाकी सब लोग जो प्रोडक्ट उनका बेचते हैं, प्रमोट करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, देखा, समझा, सीखा, प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, हम वो रोड शो कैसे करते हैं, लोगों तक उस प्रोडक्ट को लेके कैसे जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें समझा, और इस तरीके से मेरी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू हुई। सर, म्यूचुअल फंड ओवर अदर इन्वेस्टमेंट्स, राइट, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेटर है और कैसे अच्छा है और कैसे सेफ है, आप कैसे डिफाइन करेंगे? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है सर। परफेक्ट, नहीं, बिल्कुल सही बात कहा आपने, और ये मेरे लिए बहुत ही, इट्स वेरी नियर टू माय हार्ट टू प्रमोट प्रोपगेट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। साइवी सेवर्स हमारा जो चैनल है वो भी सेवर्स के बारे में बात करता है। तो हिंदुस्तान में देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी अपनी धारणा है। धारणा ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सालों से, सदियों से विदेशी आक्रांता हम पे हमले करते थे। करेक्ट है सर। तो हमले करते थे तो होता क्या था कि कभी कभी लोगों को अपने घर छोड़ के भागने पड़ते थे। तो जो सबसे इजी सामान होता है, जब सबसे इजी वेल्थ होता है भागने में, होता है सोना। तो लोग सोना खरीदने लगे। भाई सोना किसी भी विपत्ति में काम आएगा, वो आपके हाथ में आपकी संपत्ति है, यू कैन कैरी इट व्हेनेवर यू वांट टू कैरी इट। तो सोना खरीदने के लोगों को आदत हो गई। तो गोल्ड इज वन इन्वेस्टमेंट विच एनीबडी एंड एवरीबडी मस्ट हैव डन इन देयर लाइफ। या तो उनको ट्रेडिशनली पहले से मिला होगा या उन्होंने अपने लाइफ साइकिल में एक्वायर किया। तो सोना तो एक हमारा सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट एवेन्यू था, है, और शायद रहेगा भी। दूसरा जो एवेन्यू आया, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो आज़ाद हुआ तो एक बात आप समझिए, हिंदुस्तान एक बहुत ही पॉपुलस कंट्री है। 1.25 करोड़ की आबादी है अपनी, मतलब 140 करोड़ की आबादी तक हम पहुंच गए हैं। ज़मीनें कम हैं। तो वैसे रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लोगों को समझ में आया कि भाई ज़मीन X रुपये पे खरीदो और 5 साल के बाद 2x पे बेच दो या 3x पे बेच दो, मतलब 2 गुना 3 गुना भाव पे बेच दो। तो लोगों को रियल एस्टेट समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। और तीसरा मैं बोलूँगा, चाहे लोग कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, कि चाहे उसके बारे में कितना कुछ बोलें, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। इंश्योरेंस, स्पेशली LIC, मैं LIC में काम कर चुका हूँ। LIC ने इंडिया के फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रेंथन करने में ना बहुत बड़ा काम किया है। Correct. मैं ऐसा कहूँगा कि उसने ना एसेट्स का फाइनेंशियलाइजेशन किया। सही बात। जो पैसा गोल्ड रियल एस्टेट में जाता था उसको इंश्योरेंस के सेविंग्स प्लान में कन्वर्ट किया। और आज के डेट में आपको जितने भी पुराने प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे जो वेल्थ प्रोडक्ट बेचते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जर्नी वहाँ से शुरू की। ऑब्वियसली वो और इफिशिएंट प्रोडक्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे आते चले गए, फिर जाके आया आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी अपनी जर्नी से गुजरा, अपने ट्रांजिशन से गुजरा। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज के डेट में हिंदुस्तान का म्यूचुअल फंड दुनिया का सबसे सेफ और सबसे इफ़िशिएंट प्रोडक्ट है और सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। मतलब आप ये समझो कि दुनिया भर में इतना सस्ता कोई भी ऐसा वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है जिसमें आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है, आपकी प्रॉफिट मार्जिन छोड़िए, आपकी जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी रेगुलेटर डिसाइड करता है। सो इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इसको ऐसे समझिए कि आपको, और इसमें ना सिर्फ स्टॉक मार्केट का ही प्रोडक्ट नहीं है। सो म्यूचुअल फंड हैज़ मल्टीपल प्रोडक्ट। आपके लिए 1 दिन का प्रोडक्ट है, 1 सप्ताह का प्रोडक्ट है, 1 महीने का प्रोडक्ट है, 3 महीने का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट से लेना देना नहीं है। इसमें बेसिकली स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट, मतलब एक्सचेंजेस, BSE NSE पे जो स्टॉक लिस्टेड हैं वो, और जो RBI रेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं जैसे वो मनी मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गए, इन दोनों का मिक्सचर होता है इस प्रोडक्ट में, म्यूचुअल फंड में। सो उसमें सबसे जो लोग सबके बारे में जानते हैं वो है इक्विटी फंड्स। अभी इक्विटी जब आप खरीदने जाते हैं स्टॉक, तो आप 100 रुपये में प्रोबेबली 1 स्टॉक जाके खरीद पाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपये डालते हैं तो उस 100 रुपये में आपको 30 स्टॉक का एक्सपोजर मिलता है। तो आपका रिस्क कहाँ से कहाँ आ जाता है, शेयर्ड हो जाता है, रिस्क शेयर्ड हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड इज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो हाउ डू यू प्रोटेक्ट दोज रिस्क
और कम रिस्क लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अगर आपको बनाना है तो आपको म्यूचुअल फंड में आना ही पड़ेगा. सो आई सी म्यूचुअल फंड दिस वे. इट्स, आई वुड नॉट से इट्स completely रिस्क फ्री, बट लेसर रिस्क एंड बेटर रिटर्न. दैट्स व्हाट म्यूचुअल फंड इज. बहुत अच्छे से समझाया सर आपने, थैंक यू फॉर Thank दैट. यू नो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अभी आप म्यूचुअल फंड के लेते हैं ना, तो इतनी सारी प्रोडक्ट स्कीम दिखती है. जी. कोई स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये कैप, वो इक्विटी, नेस्डेक, ये वो, उसमें भी सर ETF, इंडेक्स फंड, ये फंड. Correct. तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को जिसको म्यूचुअल फंड पता है, चलो म्यूचुअल फंड कुछ है, उसको कैसे डिसाइड करने का, कैसे उसमें जाने का, और कैसे उसके बारे में उस रेगुलेशन करने का, उसको कैसे मैनेज करने का. एग्जैक्टली. सो इनफैक्ट 2024 में जब मैंने जॉब छोड़ा, तो जैसा मैंने कहा कि मैंने ना ऑलमोस्ट सबकी जर्नी देखी हुई है. बिना नाम लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जितने फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज वो म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स ऑफर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, मैंने सबकी जर्नी देखी है. और मैंने सबकी जर्नी में एक बात बहुत डिस्टर्बिंग देखा कि सब लोग क्या करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स को खींच के लेके आते हैं और अल्टीमेटली उसको पुश करते हैं ट्रेडिंग की तरफ. I would never advise an individual investor to do trading on stock market. इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क है. सब लोग ना वो बर्कशायर हैथवे के जो प्रमोटर हैं वॉरेन बफेट, उनका एग्जांपल देते हैं. वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग की बात करते करते वो ट्रेडिंग पे चले जाते हैं. आज स्टॉक कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, आपने कितना पैसा बनाया. मैंने ऐसे पैसे बनाते हुए लोगों को देखा नहीं है. अगर सिर्फ ट्रेडिंग करके पैसे बना लिए होते तो आज मैं यकीन मानिए हिंदुस्तान की जो आधी एडल्ट आबादी है, जो पढ़ी लिखी आबादी है, आज वो करोड़पति होती. सर कोविड में तो ट्रेडिंग के जो अकाउंट्स खोले हैं, एग्जैक्टली मतलब कुछ तो फिनटेक कंपनीज और जो भी ट्रेडिंग कंपनीज है वो तो यहाँ जीरो से हाइट तक पहुँच गई. बिल्कुल. मतलब आज आप ऐसा समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, करीबन 50 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं. 50 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुश्किल से 5 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स हैं. बहुत स्कोप ऑफ डेवलपमेंट. तो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बहुत है लोगों को, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो वेल्थ क्रिएशन है वो बाय एंड होल्ड से होता है. ये बहुत सिंपल है. आप अगर अपना बिजनेस शुरू करते हो तो क्या आप उस बिजनेस में पहले दिन से पैसा बनाने लगते हो? आपको रुकना पड़ता है. 1 साल, 2 साल, 3 साल रुकना पड़ता है ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो. तो जब आप इक्विटी खरीदते हो, जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में जाते हो, तो आपको उस कंपनी में 1 साल, 2 साल, 3 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसके प्रॉफिट्स का लाभ मिलेगा. अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग में ये हो नहीं पाता है. सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ट्रेडर, आई वुड एडवाइज पीपल टू बिकम इन्वेस्टर. इन्वेस्ट करेंगे पैशन के साथ, इन्वेस्ट करेंगे पेशेंस के साथ, तो ही पैसा बनेगा, तो ही वेल्थ क्रिएट होगा. नहीं तो वेल्थ क्रिएशन बहुत मुश्किल है. म्यूचुअल फंड की जर्नी के बारे में और बताते हुए, तो म्यूचुअल फंड के एक प्रोडक्ट हो गया या एक कैटेगरी हो गई म्यूचुअल फंड. दूसरी कैटेगरी हो गई PMS. तो PMS कैसी है कि जो लोग को म्यूचुअल फंड के बारे में, जो लोग को स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी तरीके से पता है, कैपिटल मार्केट के बारे में अच्छी तरीके से पता है, उनके पास पूंजी भी है, वो इवॉल्व इन्वेस्टर हैं, उनके लिए दूसरी कैटेगरी हो जाती है PMS की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. आपके लिए एक कंपनी पोर्टफोलियो अलग से मैनेज करेगी, उसकी मिनिमम टिकट साइज डिफरेंट है. तीसरा प्रोडक्ट हो जाता है AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट. उसमें लिस्टेड कंपनी भी खरीदी जाती है, उसमें अनलिस्टेड कंपनी भी खरीदी जाती है, उसमें मल्टीपल कैटेगरी चाहिए और भी इवॉल्व इन्वेस्टर के लिए है. अभी आप समझो कि जहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो, PMS के लिए मिनिमम आपको 50 लाख रुपये चाहिए, AIF के लिए मिनिमम 1 करोड़ रुपये चाहिए. सो ये 3 तरह की कैटेगरी है. उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास 1 करोड़ हो तो भी मेरा पहला प्रेफरेंस हमेशा से म्यूचुअल फंड ही रहेगा. थैंक यू सर, थैंक यू. सर अब आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में बात करते हैं. सर MF ऑनलाइन जो आपका फिनटेक प्लेटफॉर्म है जी. सो ऐसे तो आपने खुद ही आंसर किया है, विद इन दिस बहुत सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म है. एग्जैक्टली. सो MF ऑनलाइन को कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और मतलब इस मार्केट की जिसमें टाइट मार्केट है सर, बिल्कुल, राइट, कंपटीशन बहुत है जी. इन्वेस्टर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और मतलब इन्वेस्टर के पास बहुत ऑप्शंस बहुत सारे हैं. बिल्कुल. तो कैसे आप इसमें घुसे, और क्या मतलब व्हाट वाज योर जर्नी इन दैट? सो 2024 में मैंने जॉब जब छोड़ा तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आऊँगा जो इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग की तरफ पुश नहीं करेगा.
वो एक्चुअली इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगा। अभी जैसे आपने शुरुआत में ही कहा, इंडिया में समझ लो 40-45 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, कुछ स्टैब्लिश हैं, कुछ को लाइसेंस मिला है, कुछ आ रही हैं, और हर एक के पास ना 100 प्रोडक्ट है। करेक्ट। तो आप समझ लीजिए कि 4000 म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं। इंडेक्स फंड है, ETF है, एक्टिव फंड है, पैसिव फंड है, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें से कौन से प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है और आपका गोल क्या है। तो MF ऑनलाइन जब मैंने लॉन्च किया तो मैं बहुत क्लियर था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा जो इन्वेस्टर्स को बताएगा कि आप पहले अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करो, आपके लाइफ में फाइनेंशियल गोल कौन से हैं, उस फाइनेंशियल गोल से के लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है। तो बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन योर गोल्स, बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, MF Online strives to provide you the best solution without pushing you towards doing trading, because trading and investing are completely different class. ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, वेल्थ क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही होता है। सो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि एक टेक ड्रिवन, रिसर्च ड्रिवन प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट को डेमोक्रेटाइज कर सकूँ। आप 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सको, 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सको, एंड इट्स अ कम्प्लीटली DIY प्लेटफॉर्म। एंड टू टेल यू, तो मैंने इसमें ये बनाया कि भाई आपने MF ऑनलाइन से जर्नी शुरू कर दी तो भी आपको खरीदने और बेचने के लिए MF ऑनलाइन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। भले ये डिजिटल है, बट आप इसको निकालना हो पैसे तो आप MF ऑनलाइन से निकाल सकते हो, AMC के ब्रांचेस में जाकर निकाल सकते हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इस पैसे को आप निकाल सकते हो। वेयर एज व्हेन यू डू बाई म्यूचुअल फंड थ्रू डीमैट अकाउंट्स, आपको कंपल्सरली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके ही बेचना पड़ेगा। सो एंट्री एंड एग्जिट आर डिफिकल्ट व्हेन यू गो थ्रू डीमैट एज कंपेयर टू व्हेन यू गो थ्रू MF ऑनलाइन और सच फिजिकल प्लेटफॉर्म, जो कि आपको डिजिटल जर्नी, पेपर साइन नहीं करना है आपको, बट आपकी जर्नी फिजिकल है। So you don't have to open a demat account, you don't have to maintain a demat account, you don't have to pay any charges to it. You just go into MF Online, identify your goals, look at your risk appetite, and the product is there for you. सर मेरा एक क्वेश्चन है रहेगा, इंडिया में सर अब आप इसकी म्यूचुअल फंड की एक्सपेंशन और ग्रोथ की क्या जर्नी देखते हैं और उसका पेनिट्रेशन क्या है? एग्जैक्टली। सो हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। हमारी जो GDP है वो करीबन $3 ट्रिलियन की GDP है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ को आप देखो तो US में जो म्यूचुअल फंड है इज़ 110%, 120% ऑफ द GDP। इंडिया में सिर्फ अभी 80% ऑफ द GDP है। सो 80 to 100 ही बहुत सिंपल है। और आप बोल रहे हो कि आप 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकॉनमी चले जाओगे तो और 120% GDP पे जाओगे तो आपका म्यूचुअल फंड तो $6 ट्रिलियन तक जा सकता है। और अभी तो सर जैसे मैंने आपको बताया, हम करीबन 50-51 लाख करोड़ पे हैं, विच इज़ ओनली 80% ऑफ द GDP और 70% ऑफ द GDP। अभी यहाँ से तो अगले 3 सालों में मैं उसको देखता हूँ कि 3 साल में कम से कम वो डबल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? 50 लाख करोड़ से 100 लाख करोड़ पे हो जाएगा आपका म्यूचुअल फंड का ये। अब जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे थोड़े, अभी हमने देखा ट्रेड वार चल रहा था। करेक्ट। ट्रेड वार के पहले हमने देखा कि भाई जनरल इलेक्शन के बाद हमारा मार्केट चढ़ा, फिर जाके करेक्ट हो गया, ट्रेड वार में और जाके करेक्ट हो गया। बट फिर भी आज के डेट में इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी 1 साल का रिटर्न पॉजिटिव है और 3 साल का रिटर्न डबल डिजिट में है। तो जो लोग इन एंड आउट करते हैं उनका नुकसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि इन्वेस्टेड रहते हैं। सो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करो, अपने रिस्क एपेटाइट को देखो और राइट प्रोडक्ट चुनो एंड स्टे इन्वेस्टेड। यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल्स, यू विल डेफिनेटली क्रिएट वेल्थ फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर मान लीजिए सर इंडिया में 22 साल से 23 साल से जो है ना एक बच्चे, मतलब एक यंगस्टर का जो है ना करियर स्टार्ट होता है, राइट? अगर उसको म्यूचुअल फंड्स में से स्टार्ट वहाँ से करना है जी, और आगे 20 साल समझ लीजिए उसकी एक करियर लाइफ स्पैन है, तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और इन म्यूचुअल फंड, और उसका क्या रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट कर सकता है जी, इन 20 साल की जर्नी में? सो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले एक चीज़ बोलते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो वो एक चीज़ तो रहती है। बट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। अगर 1000 रुपये की SIP कोई करता है 20 साल तक और बाज़ार ने आपको 14% का रिटर्न दिया है, तो 20 साल में 10 लाख रुपए बन जाते हैं।
अरे बाप 1,000 का 20 साल में 10 लाख रुपए बन जाएंगे। दूसरा, आपको कितने की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो आपकी सैलरी का मिनिमम 30% आपका SIP होना चाहिए। सो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 30,000 रुपये की SIP होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा क्या होता है, यंगस्टर्स पे ना ये बहुत लोड होता है कि भाई जल्दी से एक घर खरीदो। घर आपने खरीद लिया, 15 साल 20 साल का EMI होता है। अगर आपने सिर्फ उसको ना 5 साल के लिए डेफर कर सको उस घर के खरीदने को, और 5 साल में आप एज्यूम करो कि आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया है और आपको 1 लाख रुपए की EMI है, अब 5 साल उस EMI को उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आप यकीन मानो कि 5 या 7 साल के बाद आप वही घर खरीद पाओगे बिना किसी लोन के। सो गोल्स को थोड़ा डेफर करो, इन्वेस्ट करना शुरू करो, एंड होपफुली यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स विदाउट एनी लायबिलिटी। बहुत अच्छा सजेशन दिया सर, ये तो सर दूसरा सजेशन एक और है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आपने लोन ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने लोन ले लिया, आपको लोन लेने का प्रेशर था, घर खरीदना था, खरीद लिया घर। आपकी जो EMI है, 15 साल चलने वाली आपकी EMI है, उस EMI का सिर्फ 10% आप SIP में इन्वेस्ट कर दो, सिर्फ 10%। आपकी अगर EMI 50,000 रुपये है जो आप 15 साल तक भरने वाले हो, तो 5,000 रुपये की SIP आप 10 साल तक इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। 15 साल के बाद आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है उससे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। क्या बात है सर। सो आपको ना इंटरेस्ट फ्री घर मिल जाएगा, ओनली ऑन कैपिटल। सो देयर आर मल्टीपल टूल्स एंड कैलकुलेटर्स, एंड दैट इज आवर एंडेवर टू रीच आउट टू पीपल, टू रीच आउट टू यंगस्टर्स एंड टेल देम what is the right way of investing. Identify your goals, access your risk, choose the right product, and your home. Your home in MF Online. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you Thanks so much. for coming, sir. Thank you so much. Thank you.